लोगों को थायराइड का गॉइटर होने की संभावना ज़्यादा है? अगर गॉइटर होता है तो आपको उसके क्या लक्षण आते हैं और इसको जानने के लिए क्या सही टेस्ट करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। हर बात की तरह एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज के इस वीडियो को अंग्रेज़ी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेज़ी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and below in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और वो है किन मरीज लोगों को थायराइड का गॉइटर होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी उम्र। जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनको गॉइटर होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 की उम्र से कम लोगों को गॉइटर नहीं होता। वो लोगों को भी गॉइटर हो सकता है। इनफैक्ट जो लोगों को यंग एज में गॉइटर होता है वो कभी कभी ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करके अगर हम एज की बात करें तो 40 के बाद में आपको गॉइटर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरी, अगर हम जेंडर की बात करें तो महिलाओं में गॉइटर और इनफैक्ट थायराइड के हार्मोन की प्रॉब्लम ओवरऑल भी होने के रिस्क कई ज़्यादा मर्दों के कंपैरिजन में होता है। और ख़ास करके जब महिला रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज और गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं उसके वजह से उनको गॉइटर होने के रिस्क कई हद तक बढ़ जाते हैं। चौथा, अगर आप कोई ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, दवाइयाँ जैसे कि लिथियम की दवा बहुत सी बार साइकाइट्रिक दवाओं में आती है। दूसरी दवा जिसका नाम है एमियोडेरोन, बहुत से मरीज अपने हृदय के विकारों के लिए दवा लेते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई गोली ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके थायराइड के फंक्शन में गड़बड़े आएगी तो भी हो सकता है आपको गॉइटर हो जाए। पांचवी वजह है, अगर आपको पहले कभी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ था। जी हाँ, रेडियोथेरेपी हुई थी तो रेडिएशन हुआ था। बहुत सी बार बहुत सी लोगों को कैंसर के लिए रेडिएशन देते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी आपको गॉइटर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अगर आपने पहले कभी एक्सरे कराया है और एक्सरे की किरणें आपके थायराइड को डैमेज कर दी है तो उसके वजह से भी गॉइटर आ सकता है, यानी रेडिएशन एक्सपोजर से भी आपको गॉइटर आ सकता है। और एक वजह है कि अगर आपके शरीर में कोई और प्रकार के ऑटो इम्यून की बीमारी है। देखिए, ऑटो इम्यून की बीमारी बहुत सारी होती है। टाइप 1 डायबिटीज उसमें आ जाता है, विटिलिगो उसमें आ जाता है, पर्निशियस एनीमिया आ जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको ऐसी कोई ऑटो इम्यून की बीमारी है तो भी हो सकता है कि आपको गॉइटर आने के रिस्क बढ़ जाए। और एक वजह है कि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को पहले गॉइटर रहा था या तो फिर उनको थायराइड का कैंसर या तो और कोई थायराइड की कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही है तो भी आपको गॉइटर होने के रिस्क कई हद तक बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है या तो फिर आपके खाने में सही मात्रा में आयोडीन नहीं है या तो आप आयोडीन खा तो रहे लेकिन आपका शरीर उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, अगर ऐसी सभी सिचुएशन रहेगी तो भी आपको गॉइटर होने के रिस्क कई ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये है कुछ सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो गॉइटर आने का रिस्क बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब जब गॉइटर आ चुका है तो आपके शरीर में उसके क्या लक्षण आते हैं। तो देखिए, लक्षण वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन और लक्षण वेरी करते हैं कि कितना छोटा या कितना बड़ा गॉइटर रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा गॉइटर रहेगा उतने ज़्यादा आपको लक्षण आते हैं। कभी कभार ये लक्षण इतने वेग होते हैं कि लोगों को इतना समझ में भी नहीं आता है। खास करके गॉइटर जब बहुत ही छोटा सा नोड्यूलर गॉइटर होता है, कभी कभार ये लक्षण लेके नहीं आता और जब हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं कोई और हेल्थ रीज़न के वजह से, तब गॉइटर उठ के सामने की तरफ आते हैं।
जो लक्षण है कॉमनली वो मैं बता रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला लक्षण जो हो सकता है वो है दर्द। जी हाँ, देखिए बहुत सारे गॉइटर दर्द नहीं लेके आते, यानी पेनलेस होते हैं। लेकिन अगर आपको गॉइटर आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर कोई सूजन है, जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, उसके वजह से आया है तो आपको दर्द होगा। दूसरा लक्षण है आपको विजिबली वो दिखता है। जी हाँ, इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण है। लोग जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं तब उनकी नज़र अपने गर्दन पे पड़ती है, या तो बहुत सी बार आपके दोस्त या आपको रिश्तेदार कह रहे हैं कि अरे आपके गले में कुछ सूजन जैसा लग रहा है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है कि लोगों को पता चल जाता है कि उनके गले में कुछ तो है। तो जो विजिबल एनलार्जमेंट है वो दिखता है। कभी कभार लोग अपने गर्दन को जब भी टच करके महसूस करते हैं तो भी उनको अपने गर्दन की चमड़ी जो होती है वो अनइवन दिखती है, तो तभी भी उनकी डायग्नोसिस काफ़ी हद तक बाहर आती है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को आपके आवाज़ में परिवर्तन आता है, यानी आपकी आवाज़ में खराश आ गई है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हुआ है। कभी कभी आपके गर्दन के एरिया की जो वेन जो होती है, जो खून की जो नसें होती है, वो काफ़ी फुली हुई बड़ी हुई लगती है। बहुत सी बार क्या होता है, जब इंसान अपने हाथ ऊपर की ओर लेते हैं तब उनको अचानक से चक्कर आना जैसा महसूस हो जाता है। तो ये भी कभी कभी गॉइटर के वजह से हो सकता है। साथ ही साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि जितना गॉइटर बड़ा है वो क्या कर रहा है, आपके गले के अंदर की जो फूड पाइप जो है, ईसोफेगस जो है, उसको दबा रहा है। तो उसके जब आप खाना खा रहे, पानी पी रहे, आपको दर्द हो रहा है। उसी प्रकार अगर वो आपकी सांस लेने की नली, जिसको विंड पाइप कहते हैं, अगर उसको कंप्रेस कर रहा है तो उसके वजह से आपको सांस लेने में भी तकलीफ आ सकती है। हो सकता है आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं वो हो सकता है। बहुत सी बार जब आप सांसें ले रहे हैं तो गहरी सी आवाज़ आती है जिसको हम व्हीजिंग कहते हैं। तो ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो गॉइटर जो होता है वो बाहरी की ओर ना आके अंदरूनी तरफ बढ़ता है, जिसको हम रिट्रोस्टर्नल गॉइटर कहते हैं। तो अगर रिट्रोस्टर्नल गॉइटर है तो उसके वजह से भी आपके ब्रीदिंग में आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये तो हो गए जो बड़ी हुई जो ग्रंथि है उसके वजह से लक्षण। देखिए क्या होता है कि जब गॉइटर होता है तो बहुत से मरीजों के थायराइड के हार्मोन में भी गड़बड़ आती है। कुछ मरीजों के हार्मोन बढ़ जाते हैं, जैसे टॉक्सिक गॉइटर। तो बढ़े हुए थायराइड के हार्मोन के वजह से भी आपको बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। जिन मरीजों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको महसूस होता है कि उनका वज़न कम होते जा रहा है, उनको बार बार पसीना आ रहा है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसके बावजूद वज़न कम होते जा रहा है, हाथ पैर में कपकपी लग रही है, बहुत ज़्यादा हाइपर अग्रेसिव बिहेवियर होता है, चैन से नींद से सो नहीं पाते हैं, शरीर में थकावट लग रही रहती है, महिलाओं के मासिक धर्म में गड़बड़ी आती है। ये कुछ लक्षण भी हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। तो अगर आपको टॉक्सिक गॉइटर है तो ये सब लक्षण भी एडिशनल हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपके गॉइटर की वजह से आपके शरीर में अगर थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो चुकी है, जिसको अंडर एक्टिव थायराइड कहते हैं, या तो हाशिमोटोज डिजीज़ के वजह से आने वाला गॉइटर होता है, तो आपको अंडर एक्टिव थायराइड के लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि आप खाना तो उतना ही खा रहे हैं, उसके बावजूद आपका वज़न बढ़ते जा रहा है, आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुकी है, आपकी चमड़ी सूखी हो चुकी है, मासिक धर्म में गड़बड़े आ चुकी है, आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा फूगा फूगा महसूस हो रहा है, टॉयलेट ठीक से नहीं होता, बदहज़मी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मासिक धर्म में गड़बड़ है, गर्भ धारण करने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये सब लक्षण आपको अंडर एक्टिव थायराइड के वजह से भी हो सकते हैं। यानी लक्षण जो है वो मेडिकल केस टू केस डिपेंड करते हैं, हार्मोन के लेवल पे डिपेंड करते हैं, और कितनी छोटी या कितनी बड़ी ग्रंथि है उसके गॉइटर की साइज़ है उस पर भी वेरी करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण है तो डेफिनेटली आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, जांच पड़ताल कराइए। अब जैसे हम जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं तो क्या जांचें करते हैं,
तो सबसे पहले जैसे ही आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका पूरा डिटेल में मेडिकल केस और उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। आपको पूछेंगे आपके परिवार के बारे में, क्या उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या आपको और कोई बीमारी है, क्या आपको पहले कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी टाइप का आप नमक खा रहे हैं, क्या कभी रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, क्या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो आपके थायराइड के हार्मोन को गड़बड़ करे। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके डॉक्टर आपको पूछेंगे। उसके बाद में वो आपके गर्दन की एग्जामिनेशन करेंगे, जिसको हम थायराइड नेक एग्जामिनेशन कहते हैं। ये थायराइड की जो गर्दन की जो एग्जामिनेशन है ना, वो बहुत ही आसान है। इनफैक्ट आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको चाहिए एक गिलास पानी और एक आईना। जी हाँ, ये दो चीज़ों की मदद से आप अपने घर पे आपकी खुद की थायराइड ग्रंथि की जांच करा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ये कैसे होती है, तो ऊपर एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये जांच खुद ही घर पे कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर आपके गर्दन की एग्जामिनेशन करेंगे, जानेंगे कि कितने गॉइटर है, एक का है या तो फिर मल्टी नोड्यूलर गॉइटर है, आपकी चमड़ी कैसी है, आपके ब्लड वेसल्स कैसे आजू बाजू में, तो ये सभी जांचें होंगी। उसके बाद में आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराएंगे। तो क्या होती है ये टेस्ट? सबसे पहली होती है आपकी खून की जाँच। जब हम खून की जाँच कराते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, TSH हार्मोन की मात्रा कितनी है, क्या ये कम है, नॉर्मल है या ये ज़्यादा है। साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ की हम जांच कराते हैं, जैसे एंटी TPO एंटीबॉडी है, फिर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, फिर ट्रैब एंटीबॉडीज़ है। ऐसी एंटीबॉडीज़ भी हम कराते हैं जानने के लिए कि क्या आपको ऑटो इम्यून टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर आपको खास प्रकार का स्कैन कराने को एडवाइस करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी ध्वनि की तरंगों के माध्यम से सोनोग्राफी कराते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि गॉइटर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, एक नोड्यूल है या मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, तो वो भी हमें पता चलेगा। साथ ही साथ बहुत सी बार थायराइड स्कैन के साथ में अगर हमें लगता है कि आपको और ज़्यादा डिटेल में जांच पड़ताल करानी पड़ेगी, तो खास एक अलग प्रकार का थायराइड का स्कैन होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव स्कैन भी कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव स्कैन हर मरीजों के लिए हम नहीं कराते, लेकिन जहाँ पे हमें लग रहा है कि स्कैन की ज़रूरत है, वहाँ पे कराया जाता है। तो जब ये स्कैन कराते हैं तो आपके हाथ में आपकी जो वेन होती है, उसमें एक खास प्रकार की रेडियो एक्टिव डाई का इस्तेमाल करते हैं, और वो डाई कितनी थायराइड ग्रंथि एब्जॉर्ब करती है उसके बारे में हमें पता चलता है। बाय द वे, थायराइड स्कैन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक ऊपर मौजूद है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब हमें लगता है कि आपकी थायराइड का जो गॉइटर है उसमें कोई एक आधा लंप है, नोड्यूल है, तो वैसे केसेस में हम आपको FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, सादी भाषा में लोग आजकल इसको बायोप्सी के नाम से जानते हैं, वो भी करवाने को कह सकते हैं। तो बायोप्सी की मदद से हम आपके थायराइड की ग्रंथि के जो गॉइटर है उसके अंदर का पानी खींचते हैं और पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या ये जो नोड्यूलर जो गॉइटर है वो कैंसर वाला तो नहीं है। ठीक है। तो ये सब कॉमन टेस्ट होती है। उसके अलावा और एक प्रकार का स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं CT स्कैन या तो फिर MRI स्कैन। तो CT स्कैन, MRI स्कैन हर केसेस में नहीं कराते, लेकिन खास करके जब मरीज़ को गले में दर्द हो रहा है या तो फिर सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, खाना खाने में तकलीफ़ हो रही है, तो वैसे केसेस में हम CT स्कैन और MRI स्कैन भी कराने को कह सकते हैं, ये जानने के लिए कि गॉइटर क्या आपके बाकी के शरीर के एरिया में, खास करके आपकी चेस्ट, छाती के एरिया में और कहीं तो फैल नहीं रहा। CT स्कैन, MRI स्कैन रिट्रोस्टर्नल गॉइटर में भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब स्कैन कराने को आपको डॉक्टर्स कह सकते हैं। तो ये सब टेस्टिंग, और जब स्कैन होगी, आपकी एग्जामिनेशन होगी, आपका प्रॉपर सिम्टम्स का सब डिटेल में जांच होती है, तभी ही डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको किस टाइप का गॉइटर है और आपको कैसा इलाज कराया पड़ सकता है। बाय द वे, इलाज कैसे होगा इसके बारे में मैं 3rd वीडियो में बात करूँगी, जहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ऑलराइट। अगर आपको गॉइटर है
तो प्लीज़ इसके पहले वाला भी वीडियो देखिएगा जहाँ पे मैंने बताया है कि क्या होता है गॉइटर, क्या वजह से होता है, किस किस तरीके का गॉइटर भी होता है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें एनकरेजमेंट देता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का। अगर आपको आपके सेहत के रिलेटेड कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।